इस वक्त मदीहा लक्ष्मी जी के साथ हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठी हुई थी और दोनों ही हल्की फुल्की बातों के बीच चाय का लुत्फ उठा रहे थे। तभी लक्ष्मी जी हल्का सा मुस्कुराती हुई कहती हैं, वैसे बेटा तुम्हारा पति तुमसे मोहब्बत तो बहुत करता है। देखा अभी कैसे तुम रो रही थी तो कितना परेशान हो गए थे। बहुत किस्मत वाली हो तुम, वरना आजकल के जमाने में तो पति बीवी को कुछ समझते तक नहीं है। उस दिन उनके ऑफिस में भी गलती से मेरे हाथ से तुम्हारी तस्वीर वाला फोटो फ्रेम गिर गया था, पर उन्होंने टूटने से पहले बचा लिया। उस फोटो फ्रेम को गिरता देख कितना बेचैन हो गए थे। सोचो तुम्हें लेकर तो कितने फिक्रमंद होते होंगे। मदीहा बड़े इत्मीनान से उनकी बातें सुन रही थी। जब उन्होंने कहना खत्म किया तो वो कुछ सोचते हुए कहती है, अक्सर हमें बचाने वाला या हमसे बेहद मोहब्बत करने वाला ही जानकर या अनजान कर हमारा दिल सबसे ज्यादा दुखा देता है, और फिर हम चाह कर भी उन चीजों को भुला नहीं पाते। बेटा, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जैसे हर सिक्के के दो साइड होते हैं, वैसे ही कभी कभी हमें कहानी का सिर्फ एक पहलू पता होता है और दूसरे पहलू को जाने बिना हम अपने मन में एक बड़ी सी कहानी बना लेते हैं। पर जब सच सामने आता है तो कहानी ऐसे टूटकर बिखर जाती है जैसे समुद्र का पानी पड़ने पर रेत से बना महल बिखर जाता है। और जो मैंने साहब की आंखों में तुम्हारे लिए देखा है वो बेहद पाक मोहब्बत है, जो हर किसी के हिस्से नहीं लिखी जाती। कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें भगवान इस मोहब्बत से नवाजता है। तुम इनमें से एक हो, इसे जाया मत जाने दो, बल्कि अपने आंचल से बांध कर रख लो। लक्ष्मी जी की बातें मदीहा बड़े ध्यान से सुन रही थी। कहने को तो उसने बहुत कहानियां पढ़ी थी किताबों में, पर लक्ष्मी जी के शब्दों में एक सच्चाई थी, एक हकीकत का आईना। वो भी उनकी बातों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी लक्ष्मी जी आगे कहती हैं, और वैसे भी साहब तो अच्छे पति होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। उन्होंने जिस वक्त हमारी मदद की है ना, हमें उम्मीद भी नहीं थी कोई करेगा। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें एक ऐसा आदमी अपने हक में मिला है, जो दूसरों के बारे में कुछ करने से पहले सोचता भी नहीं। तो सोचो जब बात तुम्हारी आएगी तो वो क्या कर गुजर जाएगा। उनकी मुंह से अदनान की तारीफ सुनकर मदीहा को बहुत प्राउड फील हो रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब लक्ष्मी जी ने अपनी बात खत्म की तो वो अपने चाय के कप में चम्मच घुमाते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, वो ऐसे ही है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना आता है पर खुद के बारे में कभी नहीं सोचते। मदीहा की बात सुनकर लक्ष्मी जी कहती हैं, तो तुम हो ना साहब के बारे में सोचने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनकी जरूरत के बारे में फिक्र करने के लिए। अगर एक बीवी अपने पति का ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। फिर उन्हें देखकर ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि वो भी तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज है उनका ख्याल रखना। उनकी बात सुनकर उसके हाथ जो चाय के कप में चम्मच घुमा रहे थे एकदम से रुक जाते हैं और उसके जहन में एक ख्याल आता है, ख्याल रखना। क्या कभी सच में उसने अदनान का ख्याल रखा था? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि उसने तो सिर्फ उसके लिए परेशानियों की वजह क्रिएट की थी, उसे परेशान किया था और शायद उसके साथ बदतमीजी भी की थी। पर वही दूसरी तरफ अदनान, जो हमेशा उसके लिए हर वक्त खड़ा रहा जब उसे जरूरत थी, क्या वो इतनी खुदगर्ज है कि उसने कभी इन सब के बारे में सोचा ही नहीं? वो आज भी अपने उस पास्ट को लेकर बैठी है जिसमें शायद अदनान की कोई गलती भी नहीं, या शायद थी भी तो क्या इतनी बड़ी गलती थी जिसकी सजा उसे वो आज तक देती आ रही है, उसके जज्बातों को नजरअंदाज करके। वो अभी यही सब सोच रही थी कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि कब अदनान वहां जाकर ठीक उसके सामने बैठ गया है। अदनान एक नजर उसे देखता है जो किसी ख्यालों में गुम थी, फिर लक्ष्मी जी की तरफ देख कर कहता है, आप जाकर अब उनसे मिल सकती है, होश आ गया है उन्हें। उसके कहने पर वो वहां से चली जाती है और मदीहा, जिसका ध्यान अपने ख्यालों में था, वो होश में आती है और एक नजर अदनान की तरफ देखती है। वो थका हुआ सा चेहरा, बिखरे बाल, हल्की लाल आंखें और थकावट। वो पूरी रात नहीं सोया था और अभी भी यहाँ उसके सामने बैठा हुआ था। मदीहा को आज उसे देखकर बार बार एहसास हो रहा था कि वो किस हद तक मतलबी है। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसने खाना खाया है या नहीं खाया, वो ठीक से सोया है या नहीं, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। वो अभी यही सब सोच रही थी कि तभी उसे अपने हाथ पर अदनान का हाथ महसूस हुआ और उसकी आवाज उसके कानों में आई जो कह रहा था, तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम ड्राइवर के साथ घर जाओ और आराम करो, ओके। उसकी बात सुनकर वो फौरन कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी आपके पास। उसकी आवाज सुनकर, उसके ये शब्द सुनकर अदनान की आंखें जैसे उस पर ठहर गई। उसने कहे भले ही बहुत नॉर्मल शब्द थे, पर पता नहीं क्यों अदनान को इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा लगा। पर फिर उसकी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए दोबारा उसे समझाते हुए कहता है, कपकेक, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और मुझे यहाँ अभी और वक्त लगेगा, कुछ चीजें सॉर्ट आउट करना है, तुम घर जाओ। मदीहा को पता था कि सीधे सीधे उससे बात नहीं मनवाई जा सकती, इसलिए वो उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए पूछती है, आपने कुछ खाया सुबह से? अदनान उसके अचानक से ये पूछने पर जरा हैरान हुआ, क्योंकि अक्सर वो ऐसे सवाल तो नहीं करती थी पर आज कर रही थी।
और आज तो वो उसे कुछ अलग ही लग रही थी। पहले उसकी फिक्र में घर से रोते हुए यहाँ तक आना, फिर उसके पास रुकने की जिद करना, और अब उसके खाने की परवाह। ये मदीहा सिद्दीकी की फितरत में तो शुमार नहीं था। मदीहा उसकी खामोशी समझते हुए बोली, इसका मतलब आपने कुछ नहीं खाया? एक बात बताइए, आप इतने बड़े हो गए हैं, दिमाग आपका अभी भी छोटा ही है, खुद का भी ख्याल रखा कीजिए। थोड़ा बहुत तो खा लेते। जितना मुझे याद है कल रात को भी आपने डिनर नहीं किया था और अभी भी कुछ नहीं खाया, हद होती है बिल्कुल। फिर वह कैंटीन में काम कर रहे एक लड़के को हाथों के इशारे से अपने पास बुलाती है और उसे खाने की 2-4 डिशेस का नाम लेकर जल्दी से लाने के लिए कहती है। अदनान जो उसे काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था, उसे छेड़े वाले अंदाज में कहता है, तुम्हें फिक्र हो रही है मेरी? मदीहा उसकी बात सुनकर एक नजर उसे देखती है, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखती हुए कहती है, हाँ हो रही है, क्यों नहीं होनी चाहिए? शौहर है मेरे आप, आपका ख्याल रखना, फिक्र करना मेरे जिम्मे है। अगर आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा? क्योंकि आपको तो सबका ख्याल रहता है सिवाय खुद के, तो मैंने सोचा क्यों ना आज से आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मैं उठा लूं। अदनान उसके जवाब पर हैरानी से उसे देखने लगता है। उसे कम से कम इस जवाब की उम्मीद नहीं थी उससे। उसने तो सोचा था कि हर बार की तरह वो इस बार भी मुकरेगी, पर आज तो उसने सिलेबस से आउट होकर जवाब दिया था। अदनान अभी भी हैरान आंखों से उसे देख रहा था। तब तक कैंटीन में काम कर रहा वो लड़का खाना लेकर आ जाता है, जिसे मदीहा ने लाने के लिए कहा था। मदीहा खाना लेकर उसे वहां से जाने का इशारा करती है और खुद अदनान के लिए बड़ी सलीके से खाना सर्व करने लगती है। वही अदनान उसे ये सब करता हुआ देख खोए हुए अंदाज में पूछता है, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मदीहा खाने की प्लेट उसकी तरफ सरकाते हुए बोली, क्यों नहीं करना चाहिए? और अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? आप भी तो करते हैं ना मेरे लिए, तो बस समझ लीजिए मैं भी उसी हक से कर रही हूँ जिस हक से आप करते हैं। अब अदनान के पास कोई जवाब नहीं बचा था, इसलिए वो खामोशी से अपने सामने पड़ी प्लेट में से एक निवाला तोड़कर मदीहा की तरफ बढ़ाता है। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो कहता है, मुझे तुम्हारा जूठा खाना पसंद है। मदीहा भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप खा लेती है। ऐसे ही अदनान एक निवाला उसे खिलाता और दूसरा खुद खाता। दोनों कैंडिडेट के इस नॉर्मल सिखाने को बड़े प्यार से एंजॉय करके खा रहे थे और आसपास जितने भी लोग थे सभी उन्हें देख रहे थे। इस वक्त वो दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि कैंटीन में बैठे कुछ यंगस्टर्स ने तो अपने फोन में उनकी तस्वीर भी निकाल ली थी। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। इस बीच अदनान ज्यादातर हॉस्पिटल में बिजी रहा और भी कुछ काम थे जो उसे सेटल करने थे, और मदीहा ने भी अपना सारा फोकस पढ़ाई पर कर लिया। वैसे भी कल से उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे। हाँ, पर इस बीच एक चीज जरूर बदली थी और वो था मदीहा का बिहेवियर। ज्यादा न सही पर अब वो अदनान की थोड़ी बहुत फिक्र करने लगी थी। पिछले इन 2 दिनों में अदनान के पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वो किसी तरह चीजों को मैनेज कर रहा था और जो उसके पास फ्री टाइम बचता उसमें आराम करने की जगह वो मदीहा को पढ़ा देता, क्योंकि इसके एग्जाम्स भी नजदीक थे। रात 10:30 बजे अदनान की कार हवेली के बाहर आकर रुकती है। आज किसी काम की वजह से वो सारा दिन बिजी था। बाहर मौसम भी बड़ा अजीब हो रहा था। न जाने शुरू के दिसंबर में बारिश ने कहां से आकर दस्तक दे दी थी। अभी बारिश शुरू तो नहीं हुई थी, पर बारिश होने के आगाज जरूर दिख रहे थे। आसमान पूरी तरह से कई बादलों से भरा पड़ा था और बीच बीच में बिजलियां भी कड़क रही थी। अदनान अंदर आता है तो हॉल में कोई नहीं था और वैसे भी काफी रात हो गई थी, इसलिए वहां पर किसी का होना मुमकिन भी नहीं था इस वक्त। वो भी बिना ज्यादा ध्यान दिए सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ चला जाता है, पर जब वो कमरे में आता है तो यहाँ का माहौल जरा अलग था। पूरी बिस्तर पर किताबें बिखरी हुई थी और मदीहा मैडम स्टडी टेबल पर सिर रखे सुकून से सो रही थी। ये देखकर वो अपना सिर नागवारी में हिला देता है, पर अब उसे भी मदीहा के बिहेवियर की आदत हो गई थी। उनकी शादी को अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे, पर अदनान ये जरूर समझ गया था कि इस लड़की से सफाई की उम्मीद करना बेवकूफी के सिवाय कुछ नहीं है। वो अंदर आता है और एक नजर बेड पर बिखरे सामान को देखकर सीधा स्टडी टेबल के पास जाता है, तो वो उसकी मासूम सी बीवी अपनी खुली किताब पर सर रखे पुरसुकून होकर सो रही थी। ठंड की वजह से उसकी वो छोटी सी तीखी नाक और गोलू मोलू गाल हल्के हल्के लाल हो गए थे। वो छोटी सी तो थी ही और लगती भी बिल्कुल गुड़िया की तरह थी, पर बस तब तक जब तक तुम उसे छेड़ो ना। उसके चेहरे पर कुछ जुल्फे अपना डेरा जमाए हुए थी और अदनान को अनायास ही उन जुल्फों से सदी जलन हुई। किसी बहुत बड़े शायर ने कहा है कि मर्द तो अपनी मोहब्बत को छूकर गुजरने वाली हवाओं का भी दुश्मन होता है, और ये बात अदनान पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। वो आहिस्ता से अपने हाथ आगे बढ़ाकर उन जुल्फों को पीछे करने लगता है। तभी उसकी छुअन से मदीहा की आंख खुल जाती है और किसी का टच महसूस करके वो फौरन हड़बड़ाते हुए उठ जाती है। फिर सामने अदनान को देखकर उसे एक सुकून की सांस आती है और वो अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर अपनी आंखों को रगड़ते हुए नींद में ही कहती है, आप आ गए। इस वक्त वो किसी 5 साल की मासूम सी बच्ची की तरह लग रही थी, जिस पर अदनान को बड़ा लाड आ रहा था। वो उसके चेहरे को अपने हाथों से थाम कर बारी बारी हल्का सा छूकर
उसकी दोनों नींद सी भरी आंखों को चूमता है, फिर हल्का सा दूर होते हुए कहता है, थक गई है मेरी जान। मदिहा जो अभी भी उसकी होठों की छौन को अपनी आंखों पर महसूस कर रही थी, फौरन उसके सवाल पर कहती है, आपको पता है मैंने आज बहुत पढ़ाई करी, पर अभी भी पूरी 1 यूनिट रिवाइज करना रह गया है। अब मैं क्या करूं? उसे ऐसे परेशान होता देख अदनान उसकी किताबों को बंद करके उसे कंधों से पकड़कर खड़ा करते हुए बेहद प्यार से कहता है, बस अब बहुत पढ़ लिया, अब खुद को आराम दो। वैसे कुछ खाया है तुमने? उसके सवाल पर वो सर नीचे करके चुपचाप नाम में सिर हिला देती है, तो अदनान उसकी लापरवाही देखकर जरा डांटते हुए कहता है, व्हाट इज दिस कपकेक? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हारी हेल्थ को लेकर मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। जान सकता हूँ ऐसा क्या हो गया था जो तुमने खाना स्किप किया? मदिहा उसे नजरें चुराते हुए ही कहती है, वो मैं भूल गई थी। तुमसे और उम्मीद भी क्या करी जा सकती है बेवकूफ लड़की। अदनान उसे घूरते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मदिहा मुंह बनाते हुए कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसके कानों में बारिश की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो खुश होते हुए एक्साइटमेंट में कहती है, बारिश हो रही है? हाँ, ना जाने ये दिसंबर के शुरू में बारिश कब से होने लगी। अदनान बोला, आप कितने नाशुक्रे हैं, ये बारिश भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक है, हमें तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। चलिए नजारा भीग कर आते हैं। इतना कहकर मदिहा बालकनी की तरफ जाने लगती है, पर अभी वो 2 कदम भी नहीं चल पाई थी कि अदनान उसे उसकी टी शर्ट पकड़कर वापस खींचते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, खबरदार, जो तुमने 1 कदम ही बाहर रखा तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। इतनी ठंड है और तुम्हें भीगना है, कल एग्जाम से। क्या मैं देने जाऊंगा अगर तुम बीमार हो गई तो? मदिहा मुंह बनाते हुए बोली, पर अदनान उसकी बात बीच में काटकर इस बार जरा गुस्से में कहता है, कोई परवर नहीं। आई सेड नो, दैट मीन्स नो, अंडरस्टैंड? मदिहा उसके ऐसे चिल्लाने पर बस मायूसी से हाँ में सिर हिला देती है, तो वो दोबारा उसके बाल ठीक करते हुए कहता है, माई गुड गर्ल, नाउ लिसन, मैं अभी शॉवर लेकर आता हूँ। तब तक तुम अच्छे बच्चों की तरह अपना फैलाया हुआ पसारा साफ करो और कोई भी शैतानी नहीं, समझी? उसकी बात सुनकर मदिहा दोबारा मजबूरी में हामी भरती है, तो वो अलमीरा से अपने कपड़े लेकर सीधा बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो बाथरूम से शावर लेकर बाहर आता है, तो उसने हमेशा की तरह एक सफेद रंग का पठानी सूट पहना हुआ था। वो एक टॉवल से अपने बाल पोंछ ही रहा था कि तभी उसकी नजर कमरे में जाती है, तो वो अभी भी पहले की तरह बिखरा हुआ था और सबसे बड़ी बात, वो खाली था। मदिहा वहाँ कहीं नजर नहीं आ रही थी, वो गायब थी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो टॉवल को वही बेड पर बेदर्दी से फेंककर बाहर की तरफ जाने वाला होता है कि तभी उसे किसी की चूड़ियों की आवाज आती है, जो कि बालकनी से आ रही थी, और उसे समझते देर नहीं लगती कि वो वहीं पर है। वो फौरन तेज कदमों के साथ बालकनी की तरफ जाती है, तो उसके कदम वही दरवाजे पर ही रुक जाते हैं और आंखें सामने ठहर जाती है। मदिहा उचक उचक कर बारिश में भीग रही थी। उसने जो हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था, वो पूरी तरह भीग कर उसके जिस्म से चपक गया था। बालों से गिरता पानी उसके चेहरे को और भिगा रहा था और वो अपने हाथ हवा में फैलाए आसमान को देखते हुए आंखें बंद करके गोल गोल घूम रही थी। इस बीच उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट मौजूद थी। अदनान बालकनी के दरवाजे पर खड़ा उसे ही देख रहा था। कितनी मासूम मोहब्बत थी इसकी। छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाना, कभी जिद करना तो कभी रूठ कर बैठ जाना, कभी प्यार से समझाना तो कभी अपनी ही नादानियों पर आंसू बहाना। वो सबसे अलग थी, सबसे मुख्तलिफ। ये छोटी सी 5 फुट 2 इंच की लड़की उसके सारे गुरूर को चुटकियों में तोड़ कर रख देती थी, और वो चाह कर भी ना उससे कुछ कह पाता था, ना कर पाता था। वो भी एकटक उसे ही निहार रहा था कि तभी उसकी चूड़ियों की आवाज सुनकर वो होश में आता है और उसे ये एहसास होता है कि बाहर किस कदर ठंड है और ये लड़की बिना किसी स्वेटर के बारिश में ठंडे पानी से भीग रही है। ये एहसास होते ही उसका चेहरा एकदम सख्त हो जाता है और वो लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाता है। मदिहा जो अभी पूरी तरह बारिश में ही खोई हुई थी कि कोई अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और वो किसी चौड़े चट्टान जैसे सीने से जा टकराती है। वो घबरा कर नजरें उठाकर देखती है तो अदनान बेहद खतरनाक नजरों से उसे ही देख रहा था। ये महसूस करती वो ऊपर से नीचे तक कांप जाती है। अब ये कंपन ठंड के कारण थी या उसकी नजरों के कारण, इसका पता तो शायद मदिहा को खुद भी नहीं था। अब तक बारिश और तेज हो चुकी थी और अदनान भी पूरी तरह भीग चुका था। वो उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम सच में निहायती बेवकूफ हो। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने एक लड़की से शादी की है या किसी यूकेजी के बच्चे को अडॉप्ट किया है। तुमसे ज्यादा अकल तो एक 5 साल की बच्ची में होती है। कितने ठंडे पानी में नहीं रहना, और ये दिसंबर में कौन सा शौक चढ़ा है भीगने का? तुम्हें मना किया था ना, फिर भी क्यों आई बाहर? मदिहा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए हड़बड़ाते हुए कहती है, वो मैं तो बस बालकनी का दरवाजा बंद करने आई थी, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा भीग लेती हूँ, फिर पता नहीं बारिश कब आएगी। उसकी बात सुनकर अदनान को गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उस पर चिल्लाती हुई कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है कितनी ठंड है?
अगर तुम्हें कुछ हो गया या बीमार पड़ गई तो एग्जाम्स का क्या होगा? मदिहा चिढ़कर बोली, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़े ना हूँ जो बस इतना सा भीगने में बीमार पड़ जाऊं। अतः उसकी बात काटते हुए बोला, अगर तुम 1 घंटा भी बैठकर रो लो ना तो तुम्हें बुखार चढ़ जाता है। तुम्हें पानी तो इतना ठंडा है बेवकूफ लड़की। उसकी बात सुनकर मदिहा चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। अदनान का मन तो कर रहा था कि उसे बहुत डांट लगाए, पर अपनी बाहों में खड़ी इस लड़की को हल्का हल्का कपकपाते देख उसे फिक्र होने लगती है और वो खुद को जरा शांत करते हुए कहता है, अभी अंदर चलो, तुम्हें तो बाद में बताता हूँ मैं। उसकी बात सुनकर मदिहा भी चुपचाप अंदर जाने लगती है, क्योंकि फिलहाल उसकी डांट से बचने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं था। पर आज जैसे कायनात भी उन्हें नजदीक लाना चाह रही थी, वो भी एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि अदनान फौरन उसका हाथ पकड़कर तेजी से उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो सीधा उसके सीने से जाकर लगती है। दोनों के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और उनकी बॉडी एक दूसरे को फील कर रही थी। मदिहा फौरन उससे दूर होती है, पर अदनान उसे कमर से पकड़कर और नजदीक खींच लेता है। वो दोनों इस वक्त बिल्कुल नजदीक थे और एक टक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहां मदिहा अपनी आंखों में हया ले उसे देख रही थी, वही अदनान का ध्यान सिर्फ उसके लाल होठों पर था जो कुछ पानी की बूंदों से भीगे हुए थे। और उन्हें देखकर अचानक अदनान को प्यास लगने लगती है। मदिहा भी उसकी आगोश में खड़ी कपकपा रही थी, जिससे उसके होठ भी कपकपा रहे थे और अदनान के अंदर की तलब बढ़ा रहे थे। उसे अचानक उनकी फर्स्ट किस याद आई जो बेहद इमोशनलेस थी, और पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ, वो उसके ऊपर झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और मदिहा बस खामोश खड़ी रह जाती है। उसे जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अदनान ने किया क्या। वही अदनान, उसका तो जैसे सब्र जवाब दे चुका था, वो भी एक मर्द था और उसके सामने उसकी बाहों में वो लड़की खड़ी थी जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। वो बेतहासा उसे चूमे जा रहा था। इधर मदिहा को जैसे ही होश आया वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, पर ये मुमकिन नहीं था। अदनान की पकड़ बहुत मजबूत थी उस पर, वो चाह कर भी उससे आजाद नहीं हो पा रही थी, इसलिए थक हार कर वो एकदम चुपचाप खड़ी हो जाती है। पर अदनान वो अभी भी उसे किस किए जा रहा था। बारिश का पानी उन दोनों को पूरी तरह भिगा रहा था और न जाने कायनात की भी क्या टाइमिंग थी कि तभी पता नहीं कहां से गाने की आवाज आने लगती है। वक्त बीत रहा था पर अदनान की किस और इंटेंस होती जा रही थी जो अब मदिहा संभाल नहीं पा रही थी। वो पहले से ही नाजुक सी थी, उससे अदनान का इतना पैसन भरा किस संभाला नहीं जा रहा था। पर अदनान तो अपने इमोशन में इतना खो चुका था कि उससे कोई होश ही नहीं रहा। करीब 20 मिनट बाद जब मदिहा की सांसें बिल्कुल उखड़ने लगी तब जाकर उसने उसे छोड़ा तो वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसकी आंखें तक धीरे धीरे बंद होने लगी थी। अदनान अभी भी काफी नॉर्मल था, वो मर्द था, उसमें ऑब्वियसली उससे ज्यादा स्टेमिना था। वो जोर जोर से खांसते हुए अभी भी सांस ले रही थी और अदनान वो अभी मदहोश नजरों से उसे देख रहा था। उसकी कातिल नजरें अभी भी उसके होठों पर टिकी हुई थी जो उनकी इस इंटेंस किस के बाद और ज्यादा पलपी लग रहे थे। ऊपर से इन पर वो पानी की बूंदें, इन सब में अदनान खुद भी ये बात भूल चुका था कि वो दोनों अभी भी बारिश में भीग रहे हैं। जब कुछ पल बाद मदिहा ने अपनी सांसें कंट्रोल कर ली तो वो नजरें हल्की सी उठाकर अदनान को देखती है। उसका पूरा चेहरा लाल हो रहा था, चेहरे पर हया, शर्म, घबराहट साफ दिख रही थी, जिसे देखकर अदनान एक बार फिर खुद पर से काबू खोने लगा था। इसमें दोनों एकदम खामोश थे। अदनान से जब और सब नहीं हुआ तो वो आगे बढ़कर दोबारा उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उसके होठ दोबारा मदिहा पर थे और वो दोबारा उसे पैशनेटली किस कर रहा था। पर इस बार उसकी किस जरा वाइल्ड थी। वो उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है और अपने आप ही मदिहा के पैर उसकी कमर पर रैप हो जाते हैं। उसने बहुत बार अपनी किताबों में किसेस के बारे में पढ़ा था पर उसका खुद का ये पहला एक्सपीरियंस काफी अलग था। उसे अदनान का टच बुरा भी नहीं लग रहा था। हाँ, वो थोड़ा वाइल्ड था पर उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत थी उसके टच में जो उसे और पिघला रही थी। वो उसे वैसे ही गोद में उठाकर कमरे में अंदर लाता है। मदिहा के हाथ भी अनायास उसके कंधों पर कस गए, पर जब वो और ज्यादा वाइल्ड होने लगता है तो मदिहा से संभाला नहीं जाता। अब दोबारा उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। वो खुद को जरा दूर करने की कोशिश करती है पर अदनान को कोई होश नहीं था, जिसके कारण मदिहा की पकड़ उसके कंधों पर कस गई थी और उसके नाखून अदनान की स्किन को घायल कर रहे थे। कुछ मिनट बाद अदनान मदिहा से हल्का सा दूर होता है और अपना सिर उसके सिर से जोड़ लेता है। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। अदनान तो जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है पर मदिहा अभी भी शांत नहीं हुई थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। ये देखकर अदनान उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ धीरे धीरे सहलाते हुए बेहद नॉर्मल वॉइस में कहता है, रिलैक्स कपकेक, टेक ए डीप ब्रीथ।
उसके कहने पर वो धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लेती है और जल्द ही नॉर्मल हो जाती है। पर वो अभी तक बिल्कुल खामोश थी, उसने कुछ नहीं कहा था। उसे शांत देखकर अदनान जरा रिलैक्स होता है, पर तब भी वो नोटिस करता है कि मदीहा की पूरी बॉडी कांप रही है और ये होना जाहिर भी था। दिसंबर की ठंडी में वो बारिश में भीगी थी। ये देखकर वो उसे वैसे ही गोद में लिए बाथरूम में आता है और उसे नीचे उतारता है। मदीहा जो अभी तक खामोश थी वो उसकी छुअन से अब सिहरने लगती है। अदनान हल्का सा उसके ऊपर झुक के कहता है, व्हाट हैपेंड, शर्म आ रही है? उसकी बात सुनकर भी वो कुछ नहीं कहती, पर उसके चेहरे की रंगत अदनान को उसका हाले दिल साफ साफ बयां कर रही थी। उसे खामोश देखकर अदनान की नजर उसके भीगे कपड़ों पर जाती है जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गए थे। ये देखकर वो कहता है, आई थिंक यू शुड गेट चेंज। उसकी बात सुनकर मदीहा एक नजर खुद को देखती है और अपना ये हाल देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो खुद को छिपाने लगती है। ये देखकर अदनान उससे कमर से पकड़कर अपने नजदीक खींचते हुए उसके कान के पास झुककर उसकी ईयर लोब को मदहोशी में चूमते हुए कहता है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरा ही है और मुझे ही देखना है। क्यों ना आज ही कुछ हदों को तोड़ दिया जाए। आई थिंक आई शुड हेल्प यू इन ए शावर। उसकी बात सुनकर वो जो अभी तक शांत थी हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप जाओ। अदनान उसकी बॉडी को खुद की बॉडी से जरा चिपकाते हुए कहता है, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा मेरा टच करना या मेरा करीब आना? मदीहा जो अभी तक शर्म के मारे घबरा रही थी अब जरा गुस्से में कहती है, आप जाइए यहाँ से, वरना मैं सोफिया के पास चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अदनान एकदम से चिढ़ जाता है और अचानक उसकी कमर पर पिंच कर देता है, जिससे वो हल्का सा चीखती है। ये क्या किया आपने, पागल हो गए हैं आप? अदनान उसके ऊपर झुककर उसके गाल को हल्का सा लिक करते हुए बेहद मदहोशी में कहता है, अगर हमारे बीच किसी को लाओगी तो इसी तरह तकलीफ मिलेगी तुम्हें स्वीट हार्ट। ये कहते हुए उसकी गाल पर हल्का सा काट लेता है, जिससे मदीहा की एक बार और हल्की सी चीख निकल जाती है। आप जाइए यहाँ से, मुझे नहाना है प्लीज, मदीहा मिन्नत भरे लहजे में कहती है। अदनान सेडेक्टिव वे में मुस्कुराते हुए अपनी हस्की वॉइस में कहता है, नहाना तो मुझे भी है, तो क्यों ना साथ में ही नहाया जाए, हम काफी पानी भी बचा लेंगे, अगर तुम इजाजत दो तो। उसकी ऐसी बेशर्मी भारी बातें सुनकर मदीहा को शर्म भी आ रही थी और गुस्सा भी, पर बेचारी लड़ने झगड़ने में तो वो बहुत आगे थी, पर यहाँ आकर ही उसका फ्यूज उड़ जाता था। पर फिर भी वो किसी तरह खुद को शांत करके गुस्से में कहती है, कैसी ठरकी बातें कर रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको किसी लड़की से ऐसी वाहियात बातें करते हुए? अदनान उसकी बात सुनकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं किसी के नहीं अपनी बीबी के सामने ऐसी बात कर रहा हूँ, और अगर मैंने शर्म की तो हमारी क्रिकेट टीम कैसे बनेगी? मदीहा की हालत अब तक बहुत बुरी हो चुकी थी, उससे और उसकी बेहुदा बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और अब गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो खुद अदनान के हल्का सा करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहती है, आप एक काम क्यों नहीं करते? अदनान उसकी मुस्कुराहट में खोते हुए बोला, क्या? मदीहा बड़े प्यार से उसकी गालों पर उंगलियां फिराते हुए कहती है, जहर खाकर मर क्यों नहीं जाते? उसकी बात सुनकर अदनान जो अभी तक मुस्कुरा रहा था उसे घूर कर देखता है और फिर कहता है, अगर मैं मर गया तो बेवा हो जाओगी तुम, सोच लो, रोती रहोगी सारी जिंदगी। मदीहा उसे चिढ़ाते हुए बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराता है और अगले ही पल वहीं पास रखी एक ब्लेड उठाकर अपनी कलाई पर लगा लेता है। मदीहा जो अभी तक उसे चिढ़ा रही थी उसकी इस हरकत पर एकदम से डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए क्या? फेंकिए उसे, अभी कट गया तो छोड़िए उसे, सुनाई नहीं देता आपको? उसकी आवाज में डर, घबराहट और फिक्र तीनों साथ साथ थे। वही अदनान बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसे ऐसे मुस्कुराता देख उसे और गुस्सा आता है और वो चिढ़ कर कहती है, मैंने कहा फेंकिए उसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। मदीहा की बात सुनकर अदनान उस प्लेट को वहीं रख देता है और उसके पास जाकर उसकी गालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो अब क्या हुआ? जान निकल जाती है तुम्हारी मुझे तकलीफ में देखकर और कहती हो फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा है, दोबारा दोहरा रहा हूँ, आई एम ए क्रिमिनल लॉयर, मुझसे कुछ नहीं छिपता, कर दिया ना तुम्हें गलत प्रूफ। और उसकी बात सुनकर मदीहा गुस्से में कहती है, बहुत ही वाहियात हरकत थी है। अदनान मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू कपकेक, पर अब तुम जल्दी से नहाकर चेंज करो, वरना आई वुड नॉट माइंड हेल्पिंग यू। इतना कहकर वो उसकी गाल को चूमकर वहां से चला जाता है और मदीहा बस उसे गुस्से में देखती रह जाती है। मदीहा बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है तो कमरा बिल्कुल पहले की तरह साफ सुथरा था। खाना भी काफी टेबल पर लग चुका था और अदनान ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। वो सोफे पर बैठा अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसके चेहरे पर वही सीरियसनेस थी जो हमेशा होती थी।
कोई इसे देखकर कह नहीं सकता था कि अभी कुछ मिनट पहले ये बंदा किस कदर रोमांटिक था। वो बड़ी सीरियसनेस के साथ अपने फोन में कुछ देख रहा था और लगातार स्क्रॉल कर रहा था। मदीहा ने भी इस वक्त एक ब्लैक कलर का चिकन का सूट पहना हुआ था। अदनान को देखकर दोबारा उसके गाल शर्म से लाल होने लगते हैं। वो घबरा रही थी आज उसकी प्रेजेंस में। वो अभी भी बस वहीं खड़े एक टक उसे ही देख रही थी कि तभी उसके कानों में अदनान की गहरी मगर शांत आवाज आती है। अगर मुझे निहालना हो गया हो तो आज खाना भी खाना है। तुम्हारा पता नहीं, पर मुझे जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। तुम तो खैर मेरा दिमाग खाकर भी जी सकती हो। उसकी बात सुनकर मदीहा, जिसका चेहरा अभी तक शर्म से लाल था, वो गुस्से में लाल हो जाता है और वो लंबे लंबे कदम लेकर उसके पास आते हुए उसे घूर कर कहती है, क्या करें, अल्लाह ताला जब दिमाग दे रहे थे ना तो सारा का सारा आपको ही दे दिया, मेरे लिए बचा ही नहीं। तभी तो आप अपना दिमाग हमेशा वहां लगाते हैं जहां जरूरत नहीं, और जब देखो मेरे मामलों में दखल देते रहते हैं। उसकी बात सुनकर अदनान अपना फोन बंद करके उसे कॉफी टेबल पर रखते हुए बड़ी शांति से मगर मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम्हारा कोई भी मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है। जिस दिन निकाहनामे पर सिग्नेचर किया था ना, उसी दिन से तुम्हारी हर प्रॉब्लम, तुम्हारी हर खुशी, तुम्हारा हर दुख और तुम्हारा हर एक मामला मेरा भी हो गया है। और ये तो तुम्हें खुशी बनानी चाहिए कि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम सुलझा देता हूँ, वरना क्या होता तुम्हारा मेरे बिना। उसकी बात सुनकर वो सोफे पर उसके बगल में लेकिन थोड़ी दूरी बनाते हुए बैठ कर कहते हैं, यू आर सच ए सेल्फ अवेस्ट मैन मिस्टर प्रोसिक्यूटर। अदनान उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर उसकी प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहता है, इसे सेल्फ ऑब्सेशन कहते हैं, सेल्फ बिलीव नहीं। खैर तुम्हारा छोटा सा दिमाग इतने बड़े बड़े सब समझ नहीं पाएगा, इसलिए खाने पर ध्यान दो, क्योंकि अगर मैंने तुम पर ध्यान देना शुरू किया तो फिर आज मैं खाना नहीं कुछ और खाऊंगा। उसकी बात सुनकर मदीहा दांत पीसते हुए बड़बड़ाती है, सो डिस्गस्टिंग, और फिर अपना खाना खाने लगती है क्योंकि अब उसे भूख भी बहुत जोर से लग रही थी। उसे ठीक से खाता देख अदनान खुद भी खाने लगता है। इधर सोफिया के कमरे में वो सोने जा रही थी कि तभी उसे प्यास लगने लगती है। वो कॉफी टेबल पर देखती है तो वहाँ पानी का जग खाली था। ये देखकर वो जग उठाकर नीचे किचन की तरफ आती है, पर जैसे ही वो किचन में आती है उसे वहाँ अजहर दिखता है। उसने अभी भी ऑफिस के कपड़े पहने थे, जिसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि वो जरूर अभी घर आया है। आज डिनर के वक्त भी वो वहाँ नहीं था, किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से बाहर गया हुआ था। वो किचन में कुछ ढूंढ रहा था, तभी सोफिया उसके पास जाकर पूछती है, आप यहाँ, कुछ चाहिए आपको? उसकी आवाज सुनकर अजहर एकदम से उसकी तरफ पलट कर देखता है और उसे वहां देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल एग्जाम है ना तुम्हारा, सो जाना चाहिए था अब तक। सोफिया पानी का जग वहीं रखकर उसके थोड़ा करीब आते हुए पूछती है, पहले सवाल मैंने पूछा था, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वक्त देखा है, 11 बज गए हैं। आपको भी अब तक सो जाना चाहिए था। खैर आपका हुलिया देखकर लग रहा है कि आप अभी घर वापस आए हैं। इतना भी काम को इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि खुद की हालत खराब हो जाए। अजहर उसे अपनी फिक्र करता देख मुस्कुरा कर कहता है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और फिर रास्ते में कार खराब हो गई, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आगे से ध्यान रखूंगा। मुझे नहीं पता था किसी को मेरी इतनी फिक्र भी है। अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सो जाना चाहिए था अब तक तुम्हें। मैं तो पानी लेने आई थी, पर आप क्या ढूंढ रहे हैं? सोफिया बोली। कुछ नहीं, वो मुझे भूख लग रही थी तो डिनर के बारे में सोच रहा था, पर लगता है आज मैं कुछ ज्यादा ही लेट हूँ, खाना बचा ही नहीं। और उसकी बात सुनकर सोफिया हल्का सा मुस्कुराती है और फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए कहती है, खाना फ्रिज में रखा है, आप रुकिए और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठिए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। नहीं तुम जाओ, तुम्हें सो जाना चाहिए, कल एग्जाम है तुम्हारा, आई विल मैनेज, अजहर बोला। उसकी बात सुनकर सोफिया, जो लगभग खाना फ्रिज से निकाल चुकी थी, एक नजर उसे घूरते हुए कहती है, मैं कर रही हूँ ना, जैसे आपको मेरी फिक्र है मुझे भी है, और वैसे भी अभी आपने गर्म करना शुरू किया ना तो अपने हाथ और जला लेंगे। गैस तक तो ठीक से ऑन करना आती नहीं है आपको, इसलिए चुपचाप रुकिए, अभी 5 मिनट में हो जाएगा। उसे खुद को इस तरह हक से डांटता देख अजहर बस मुस्कुराता रह जाता है और वहीं किचन स्लैब से टिक कर अपने हाथ बांधकर एकटक प्यार से उसे देखने लगता है। सोफिया का ध्यान भी खाना गर्म करने में ही था। एक बात पूछूं तुमसे? अजहर उसे देखते हुए पूछता है। हाँ पूछिए। तुम खुश तो हो ना जो बड़ों ने हमें लेकर फैसला किया है उससे? मेरा मतलब है हमारी मंगनी हो गई थी और उस वक्त तुम तैयार नहीं थी, तो तुम शादी करना चाहती हो ना मुझसे? देखो कभी मैं तुमसे पूछ नहीं पाया, पर आज पूछता हूँ, तुम खुश हो इस फैसले से? उसके सवाल में एक बेचैनी थी जो सोफिया बहुत अच्छे से समझ सकती थी। वो मुस्कुराती हुई कहती है, जब पहले अम्मी ने कहा था कि सब लोगों ने फैसला लिया है कि आपकी और मेरी मंगनी हो जाए, तब मैं डर गई थी। इसलिए नहीं क्योंकि आप अच्छे इंसान नहीं थे, आप तो बहुत अच्छे थे। यकीन मानिए शायद भाई के बाद मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे शख्स आप हैं, पर अचानक से कहने से मैं डर गई थी। फिर सबने समझाया और मदीहा ने भी कहा कि आप मेरे लिए बेस्ट होंगे, तो मैंने मना नहीं करा। और फिर बीते 3 सालों में आपको देखने का नजरिया ही बदल गया। मैं बहुत खुश हूँ।
आप ऐसा मत सोचिए कि कुछ भी जबरदस्ती है मेरे साथ। अगर मैं खुश नहीं होती तो एक पल भी नहीं लगाती मेरी सगाई तोड़ने में। उसकी बात सुनकर अजहर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कुछ सोचते हुए कहता है, जब मम्मी ने मुझे कहा था कि वो तुम्हारी मंगनी मेरे साथ कराना चाहती है तो यकीन मानो मैं बहुत खुश था उस वक्त। मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का ख्वाब मैं नहीं सोच सकता। वो दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखकर अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। इधर अदनान और मदीहा के कमरे में। क्या खबर है? अदनान ने अपनी सख्त आवाज में पूछा। तभी फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर वो जिहान गाजी का भाई आपसे मिलना चाहता है। आज 2-3 बार उनके असिस्टेंट ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की है। अच्छा, ऐसे तो हजारों लोग हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, पर मैं इतनी आसानी से तो किसी से मिलता नहीं, और इन लोगों से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तड़पने दो थोड़ा, इतनी आसानी से मुलाकात हो जाएगी तो मजा कैसे आएगा। और हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके भाई की इन्फॉर्मेशन निकालो, क्या हुआ उसका? अदनान बोला, हाँ सर, हो गया काम। इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं आपको कल सुबह अपडेट करता हूँ। गुड। इतना कहते हुए अदनान फोन कट करके वापस कमरे में आता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि मरिया पहले ही ऊपर से नीचे तक खुद को ब्लैंकेट में कवर करके बेड पर अपनी साइड खुद में सिमटी हुई लेटी थी। ये देखकर वो नागवारी में सिर हिलाता है और सारी लाइट्स ऑफ करके खुद अपनी साइड जाकर लेट जाता है, पर उसकी नजरें अभी भी मदीहा पर ही थी, जो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह खुद को ब्लैंकेट में कवर करके लेटी थी और जाग रही थी। कुछ देर तक उसे घूरते रहने के बाद अदनान कहता है, कपकेक कम हियर। पर मदीहा उसे कोई जवाब नहीं देती। वो अभी भी ऐसे लेटी हुई थी जैसे बहुत गहरी नींद में सो रही हो, पर अदनान को पता था वो कोई सो नहीं रही, बस नाटक कर रही है। अपनी बात अनसुनी होते देख इस बार वो जरा तेज और सख्त आवाज में कहता है, तुम चुपचाप आ रही हो मेरे पास या मैं आऊं? अदनान उसे अपनी तरफ खींच कर कहता है, मेरे पास रहा करो, अगर ज्यादा दूर जाने की कोशिश करोगी ना तो हथकड़ी से बांध कर रख लूंगा। उसकी बात सुनकर मदीहा इरिटेट होते हुए कहती है, आपको किसी ने बोला है आप बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है और इतनी वाहियात बातें करते हैं कि मेरे कानों से खून निकलने लगता है। मदीहा की बातें सुनकर अदनान उसे और कसकर खुद से चिपकाते हुए घूर कर कहता है, मैं तो सिर्फ बातें ही करता हूँ, तुम तो हरकतें ऐसी करती हो कि मेरा दिल चाहता है कि या तो तुम्हें बिल्डिंग से नीचे फेंक दूं या पंखे से बांधकर पंखा चालू कर दूं, पर अफसोस मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मदीहा बड़बड़ाते हुए कहती है, अकड़ू कहीं का। अदनान अपनी आंखें बंद करके उसके छोटे से चेहरे को अपने सीने में छुपाते हुए धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहता है, चलो मुझे बाद में गालियां दे देना, अभी सो जाओ, क्योंकि अगर तुम सुबह मेरी पहली आवाज पर नहीं उठे तो मैं तुम्हें सीधे ले जाकर बाथटब में पटक दूंगा, और आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, मदीहा बोली। उसकी इस बात पर अदनान कुछ नहीं कहता और मदीहा भी उसकी कमर में अपने हाथ लपेट लेती है। अब कहीं न कहीं उसे भी आदत हो गई थी उसे कडल करके सोने की, और दिन भर की शैतानियों के बाद थमने के कारण कुछ ही देर में वो गहरी नींद में थी। उसके सो जाने के बाद अदनान एक नजर उसे देखता है, फिर हल्का सा झुककर उसके माथे को चूम लेता है और खुद को और उसके अच्छे से ब्लैंकेट में कवर करके गहरी नींद में चला जाता है। अगली सुबह आज मदीहा का पहला इम्तिहान था और उसके कमरे के हालात कुछ अजीब ही थे। वो जल्दी तैयार होते हुए अपनी सारी चीजें तैयार कर रही थी और अदनान वो उसे उसका एडमिट कार्ड, पेन बॉक्स सब कुछ दे रहा था कि कहीं कुछ भूल न जाए। इस वक्त उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यूनिवर्सिटी जाने से पहले अम्मी बच्चों को सारी चीजें समझाती हैं, ये न भूल जाओ वो न भूल जाओ। फिलहाल अदनान वही भूमिका निभा रहा था। जब वो पूरी तरह तैयार होकर बैग लेकर नीचे जाने वाली होती है तो अदनान आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहता है, ठीक से पेपर करना, पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ना, जो आंसर आए वो पहले करना और जो नहीं आए उन्हें बात के लिए छोड़ देना, ठीक है? ये सुबह से 12वीं बार था जब वो ये सब चीजें बोल रहा था। अब मदीहा को भी चिढ़ होने लगी थी, इसलिए वो चिढ़ते हुए कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, आप मुझे सुबह से कितनी बार ये बातें बोल चुके हैं। मैं ना पहली बार एग्जाम देने नहीं जा रही हूँ, पूरा स्कूल बिता दिया मैंने एग्जाम देते देते। तब की बात अलग थी, तब तुम बड़ी मुश्किल से पास होती थी, पर इस बार तुम्हें टॉप करना है, समझी? इसलिए अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ। अदनान बोला, आप एक मौका नहीं छोड़ते मेरी बेइज्जती करने का। बेइज्जती उनकी की जाती है जिनकी कोई इज्जत हो, और फिलहाल तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तो पहले इज्जत बनाओ, समझी? अदनान मुस्कुराते हुए बोला। मदीहा उसे घूर कर कहती है, अब आप ज्यादा नहीं बोल रहे, और हाँ, आज ना सुबह उठकर सबसे पहले आपकी शक्ल देखी थी मैंने, तो अब मुझे लग रहा है एग्जाम शायद मेरा कुछ अच्छा नहीं जाएगा। वजह चाहे कुछ भी हो, अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अदनान बोला, अरे उसके लिए एग्जाम का बुरा जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। पता नहीं कौन सा गलत काम किया था मैंने जिसके अजर में अल्लाह ताला ने आपको मेरी किस्मत में लिखा है। मदीहा मुंह बनाते हुए बोली,
अदनान शांति से उसकी बातें सुन रहा था। अब उसे उसकी बातों पर गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि अब वो समझ गया था कि इस बेवकूफ लड़की का कुछ नहीं हो सकता। कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए तुम्हें छोड़ने तो नहीं जा सकता, पर जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब लेने जरूर आऊंगा। अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। अदनान की बात सुनकर मदीहा बस हल्का सा मुस्कुरा कर अपना बैग लेकर नीचे चली जाती है और अदनान भी अपना कोट लेकर नीचे आता है। सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं, पर अदनान पहले ही निकल गया था। उसे कुछ काम था, इसलिए नाश्ते के बाद मदीहा और सोफिया रियान के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। वही उन्हें छोड़ने जाने वाला था गाड़ी में। रियान भाई, आप ना गाड़ी पहले यास्मीन के घर पर रोक देना, जरा उसका ड्राइवर फ्री नहीं है तो वो हमारे साथ ही चलेगी। सोफिया की बात सुनकर रियान चिढ़ते हुए कहता है, मैं उस छिपकली को अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाऊंगा। भाई आप कितना नाटक करते हैं, एग्जाम है आज हमारा, आपकी लड़ाई झगड़े के लिए टाइम नहीं है, प्लीज उसके घर की तरफ गाड़ी मोड़ ले। सोफिया बोली, हाँ बस अब यही रह गया मेरी जिंदगी में, तुम लोगों को यहाँ से वहाँ छोड़ना, जैसे मेरे पास तो खुद का कोई काम ही नहीं है। रियान गुस्से में बोला। उसकी बात सुनकर मदीहा जो अभी तक खामोश बैठी थी वो कहती है, पार्टी करने के अलावा तो ऐसे कोई काम नहीं है जो आपके पास हो, इससे अच्छा हमें यूनिवर्सिटी छोड़ दिया करे भाई। और वैसे भी अगर यास्मीन भी हमारे साथ आ जाएगी तो ऐसा क्या हो जाएगा, रास्ते में पड़ता है उसका घर। मुझे तो समझ नहीं आता आप उससे लड़ते क्यों रहते हैं, जबकि इतनी प्यारी है, घर में सबको अच्छी लगती है। मुझे लगता है आपकी पसंद ही खराब है। मदीहा की बात सुनकर रियान उसे घूरते हुए कहता है, तुम दोनों से तो बात करना ही बेकार है। ठीक है, रोक रहा हूँ गाड़ी उस छिपकली के घर पर, उससे कहो जल्दी आए, टाइम नहीं मेरे पास। हाँ हाँ, आपको तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं ना, आपके पास कहाँ टाइम होगा। ठीक है, मैं कह दूंगी, वैसे भी वो तैयार है। मदीहा बोली। थोड़ी देर बाद यास्मीन भागती हुई आती है और पीछे मदीहा के साथ बैठते हुए कहती है, थैंक यू मुझे लिफ्ट देने के लिए, वरना तो आज मैं पक्का लेट हो जाती। मदीहा कुछ कहती उससे पहले रियान यास्मीन को घूरकर बड़े एटीट्यूड से कहता है, थैंक यू उन्हें नहीं मुझे बोलो, वो तो मेरा दिल बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें लिफ्ट देने के लिए मान गया, समझी। उसकी बात सुनकर यास्मीन उसे देखकर चिढ़ते हुए कहती है, या अल्लाह किस मनहूस की शक्ल देख ली, अब तो मैंने पक्का फेल होना है। उसकी बात सुनकर रियान गुस्से में कहता है, ओह रियली, खुद कुछ पढ़ा नहीं है तो मुझ पर दोष डाल रही हो, हाउ कनिंग। उन दोनों को ऐसे लड़ते देख सोफिया खिसियाती हुई कहती है, बस करो, कितना लड़ोगे, और लेट हो रहा है मैं भाई, प्लीज चलो। कुछ देर बाद उनकी कार कॉलेज के बाहर आकर रुकती है तो सोफिया, मदीहा और यास्मीन निकलकर अंदर जाने लगते हैं। तभी यास्मीन नोटिस करती है कि वो अपना बैग कार में ही छोड़ आई है, इसलिए उन्हें आगे जाने का कहकर खुद कार के पास वापस आती है तो रियान कार के बाहर ही खड़ा था और उसके हाथ में उसका बैग भी था। इस वक्त कार से टेक लगाए वो बड़ा हैंडसम लग रहा था। यास्मीन उसके पास जाकर अपना बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो रियान अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहता है, प्यार से मांगो तभी मिलेगा, प्यार से, और तुमसे मेरी जूती मांगे तुमसे प्यार से, इधर दो मेरा बैग, वरना यही सबके सामने पिट जाओगे। यास्मीन उसे घूरते हुए बोली। रियान उसकी धमकी सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और उस बैग को और ऊपर करते हुए कहता है, तो फिर लेकर दिखाओ। उसकी बात सुनकर यास्मीन चारों तरफ देखती है तो सब उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर वो उसके हल्के से नजदीक जाकर बैग लेने की कोशिश करते हुए धीरे से कहती है, रियान देखो सब हमें ही देख रहे हैं, गलत समझेंगे, प्लीज जस्ट गिव मी माय बैग। रियान उसके ऊपर झुक कर कहता है, समझने दो, मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ नाम जुड़ने पर। उसकी बात सुनकर यास्मीन बस एक टक उसे देखती रह जाती है, पर फिर अचानक से थोड़ा उछक कर उसके हाथ से वो बैग लेकर दूर होते हुए कहती है, पर मुझे मसला है, मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम एक छुछंदर से जुड़े। इतना कहकर वो जाने लगती है तो रियान उसका हाथ पकड़कर गुस्से में देखते हुए दांत पीस कर कहता है, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है तुम जैसी छिपकली में, और हाँ मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि अगर मुझे तुम गलती से भी पसंद आ गई ना तो फिर मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। उसकी बात सुनकर यास्मीन एक पल को कांप गई, क्योंकि उसे आज रियान की आंखों में एक जुनून दिख रहा था। फिर उससे दूर होते हुए कहती है, मैं अभी भी तुम्हारे पास नहीं हूँ, तुमने जबरदस्ती रोक रखा है, समझी। तो अपने ये सस्ते बॉलीवुड के डायलॉग्स अपने पास रखो और आगे से मुझसे ना उलझना, वरना सबके सामने अगर तुम्हें चप्पलों से मारूंगी तो कुछ खास इज्जत नहीं रह जाएगी तुम्हारी। इतना कहकर वो उसे हल्का सा धक्का देकर चली जाती है और रियान बस उसे गुस्से में घूरता रह जाता है। हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, जितने भी लोग इस कहानी को सुन रहे हैं और आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है, वरना मैं सोच रही हूँ ये स्टोरी मैं डालना बंद कर दूँ। तो फटाफट से कमेंट करो और मुझे पता भी तो चले कि कितने लोग इस कहानी को इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं।